नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं एस बैंसला RW परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए। हमारी पहली क्लास की शुरुआत मैथमेटिक्स से हो रही है और उसके अंतर्गत आपको पता है हम लोग बड़े आराम से चीजों को समझते हुए चल रहे हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है एरिया। और जैसा कि आपने आज के लाइव सेशन का थंबनेल कह लीजिए या इमेज कह लीजिए, उसमें देखा होगा कि हम पढ़ तो क्षेत्रफल ही रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अनुपात वाले प्रश्नों की। यानी एरिया के अंतर्गत जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कंपैरिजन होती है डायग्राम की अलग अलग, उनको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, क्या उनकी कंडीशंस बनती है, क्या शॉर्ट मेथड बनते हैं, इन सब बातों के बारे में हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। बिल्कुल हरिओम जी, नीतू जी, MP मीना, योगेंद्र जी, उगंता, मानसिंह, सभी का तहे दिल से स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खमा घणी। चलिए, तो बात क्या है कि क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्न मिलते हैं हमें किसके? रेशियो के। किसके प्रश्न मिलते हैं? रेशियो। रेशियो मींस अनुपात के प्रश्न। अनुपात टॉपिक हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, केवल अनुपात के अंतर्गत हमने मैराथन क्लासेस में क्वेश्चन किए हैं। बिल्कुल राधे राधे सभी को। चलिए देखिए, तो अनुपात के अंतर्गत क्वेश्चन आते कैसे हैं उसका मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। मान के चलिए मैं ये कहता हूं कि एक नहीं, सॉरी, की तुलना तो दो में ही होगी। दो वर्ग की भुजा का अनुपात, ध्यान देना, दो वर्ग की भुजा का अनुपात मान के चलिए 5:9 है। दो वर्गों की भुजा का अनुपात कितना है? 5:9 है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये एक प्रश्न मैंने बना दिया। मान के चलिए कि दो वर्ग जो है उनकी भुजा का अनुपात कितना है? 5:9 है। तो हमें बताना है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे, पहली शर्त क्या है? ये सवाल फिक्स नहीं है। फिक्स का मेरा मतलब है कि ये एक पैटर्न के आएंगे, ये जरूरी नहीं है। यहां कंडीशन क्या मिलेगी, सवाल अलग अलग हो सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको करना क्या होता है, समझना क्या होता है कि जिस चीज का वो रेशियो पूछता है, जिस चीज का अनुपात आपको ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो चीज हमारे सवाल को शॉर्ट आउट करेगी। कहने का मतलब हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अब वर्ग का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल, वो भी पहले वर्ग का, और उसका अनुपात बताना है दूसरे वर्ग के अनुसार। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल और पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है जी, वो होता है भुजा का स्क्वायर। वो जी होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहली भुजा का स्क्वायर और दूसरे वर्ग की जो भुजा है उसका भी स्क्वायर। तो मुझे भुजाओं का अनुपात जो दिया गया था वो दिया गया था 5:9। तो पहली भुजा को मैं मान लेता हूं 5x और उसका क्या कर देता हूं वर्ग, और दूसरी जो भुजा है उसको हमने मान लिया 9x और उसका भी कर देते हैं हम वर्ग। तो 5 का जो वर्ग है वो 25 हो गया, x का वर्ग x स्क्वायर हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया, और यहां भी x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मेरा रिजल्ट क्या आ गया? 25:81। 25:81 मेरा उत्तर हुआ। यानी कि मुझे वर्ग की भुजा देकर उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्षेत्रफल का ही लगाया। मान के चलिए यही सवाल त्रिभुज का होता तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाता, यही सवाल आयत का होता तो मैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाता। कहने का मतलब यहां जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है
कि जिसका अनुपात पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला, ट्रिक या मेथड क्या है वही आपको लेना पड़ेगा। मुझे क्षेत्रफल का अनुपात बताना था तो क्षेत्रफल के लिए मुझे भुजा चाहिए थी, तो जो भुजा दी गई उसी का मैंने स्क्वायर कर दिया। हो सकता है मुझे भुजा ना मिलकर परिमाप मिल रहा होता तो मैं पहले उससे भुजा फाइंड आउट करता। क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और चूंकि जब आप ये सवाल करोगे तो इनके अंतर्गत आपको वृत्त भी मिल सकता है, तो उसके दो सूत्र हैं वो भी आप देख लीजिए जिससे आपको ज्यादा समस्या नहीं रहे। बाकी वृत्त को और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। वृत्त यानी सर्कल, वृत्त का मतलब क्या हुआ? सर्किल। ये एक वृत्त है और अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो ये पॉइंट यहां से यहां तक, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे आर। आर मतलब रेडियस, और रेडियस का मतलब क्या हुआ जी? त्रिज्या। इसी प्रकार ये एक मैंने भुजा बनाई, तो ये जो भुजा मैंने बनाई है ये कहलाएगा जी इसका व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। तो एक फॉर्मूला तो आएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और नंबर 2 है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है जी 2 पाई आर। परिधि मतलब वही पेरीमीटर है। ये ध्यान रख लेना, वर्ग का जब आप पेरीमीटर प्राप्त करना चाहोगे तो उसके लिए आपको शब्द मिलेगा परिधि। उसके लिए शब्द क्या मिलेगा आपको? परिधि। तो वृत्त के अंतर्गत दो ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहली कंडीशन है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 है कि अगर आपको वृत्त की परिधि बतानी है तो वो होता है 2 पाई आर। यहां आर का मतलब मैंने आपको बताया है त्रिज्या। आर का मतलब क्या बताया? त्रिज्या, रेडियस। और यहां एक शब्द है मेरे पास, कौन? व्यास। तो व्यास जो होता है उसका क्या मीन्स है वो भी आप समझ लीजिए। त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना क्या होता है जी? व्यास होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। या दूसरे अर्थों में मैं कहूं कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। त्रिज्या का अगर आप दुगना करोगे तो मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? व्यास प्राप्त कर लूंगा। और व्यास का आधा करूंगा तो हम क्या करेंगे? त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे। बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता ना करें, कभी भी आप पढ़ रहे हो कोई समस्या। अब यहां आपको कुछ चीज और समझाता हूं मैं। मेरी शक्ल देखकर आपको ये तो अनुभव हो गया कि मोह माया से मैं कितना दूर रहता हूं। दाढ़ी बढ़ रही है, बाल सफेद आ चुके हैं, यानी बाबा बनने की पूरी प्रोसेस चल रही है। अब बाबा बनने की पूरी प्रोसेस चल रही है तो बाबा जी आपको दे रहे एक भभूत। हमारे वहां राजस्थान में, हालांकि तुम भी राजस्थान के ही हो, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, पर क्षेत्र का थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देवी देवताओं पर हम जाते हैं तो जो देवी देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, पूजा की जाती है, तो जो राख होती है उसे हमारे वहां भभूत बोलते हैं। उस भभूत को हमें दे दिया जाता है और उस भभूत का प्रयोग हम कई बार हमारे इलाज के लिए करते हैं। भभूत का प्रयोग इलाज के लिए कैसे? कोई समस्या हुई, भभूत लगा दी कि ले भाई फलाने देवता जी की ये भभूत है, भैरव जी की भभूत है, हनुमान जी की भभूत है, और उससे हमें क्या होता है? रिलीफ मिलता है। तो वही भभूत आपको एक दी जा रही है। और भभूत का मतलब नहीं है कि 100% काम करे, लेकिन बहुत काम करेगी, ये ध्यान रखना।
अब भभूत होती क्या है? वृत्त का जब आप सवाल कर रहे हो तो सवाल करने के लिए आपको आर चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या की बात समझिए। अगर त्रिज्या आपको मिल रही है 7, त्रिज्या आपको 7 मिल रही है तो ज्ञात कर लीजिए, रट लीजिए, क्षेत्रफल आएगा 154। क्षेत्रफल कितना आएगा आपका? 154। और अगर परिधि की मैं बात करूं तो परिधि आएगी 44। इनको थोड़ा सा रट लेना, ध्यान रख लेना। बाबा जी की भभूत है, भभूत रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार दूसरी जो त्रिज्या है वो है हमारे पास 14। 14 जब त्रिज्या होती है तो क्षेत्रफल आता है 616 और परिधि आती है 88। अब बात यह कि भभूत क्यों दी जा रही है? क्योंकि कई बार आपको वृत्त से रिलेटेड ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, और आपको जब उन सवालों में प्रॉब्लम आ रही है, आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अब ध्यान रख लेना, जब दिमाग काम नहीं करे कि सवाल समझ में नहीं आ रहा और सवाल है वृत्त के क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि से रिलेटेड, तो भभूत क्या कहती है कि अगर सवाल में 154 या 616 दिख जाए, क्षेत्रफल पूछ रहा है 154 या 616 दिख जाए, तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर कर देना। आंसर कर देना, कतई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमें सवाल आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं पा रहे, तो निश्चित हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर भूले भटके 154 या 616 दिख जाए तो फिर कह रहा हूं सोचना ही नहीं है, सवाल को कर देना। क्योंकि हमारा अनुभव यह कहता है, बाबा जी यूं ही थोड़ी बन गए। बाबा जी बेटा जब भी बनते हैं जब बहुत लंबा अनुभव होता है, पूरे संसार को देख लेते हैं, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, तब बाबा जी बनता है। तो हमारा अनुभव यह कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल या परिधि से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनके अंदर सर्वाधिक जो त्रिज्या की माप मिलेगी आपको वो 7 और 14 मिलेगी। इसीलिए आपको बताया है कि मोस्टली आपको क्षेत्रफल में 154 या 616 मिलेगा। और यदि परिधि की हम बात करें तो परिधि मिलती है हमें 44 या 88, 44 या 88। इसके बाद देखिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है अधिकांशतः, क्योंकि कुछ सवालों में संख्या कट भी सकती है, 11 का गुणज होगा। अधिकांशतः 11 का गुणज होगा। यह चीज आपके बहुत काम में आने वाली है सवालों में। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में सवाल कितने इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दे लीजिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिकांशतः किसका गुणज होगा? 11 का गुणज होगा। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होगी, इसीलिए मैं अधिकांशतः शब्द दे रहा हूं। वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो अधिकांशतः 7 का गुणज होती है। वो किसका गुणज होती है? 7 का गुणज होती है। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं इसे 100% नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो मोस्टली आपको जो डिजिट मिलेंगी या जो रिजल्ट मिलेगा वो 11 का गुणज यानी 11 का मल्टीपल होगा। 11 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और इसी प्रकार यदि आपको रेडियस निकालनी है तो वो किसका मल्टीपल होगा? 7 का मल्टीपल होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। ये वृत्त का थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। बिल्कुल क्लास का कल का जो मैंने होमवर्क दिया था वही सवाल है आपका सबसे पहले, लेकिन आज चूंकि हम रेशियो के सवाल कर रहे हैं उसमें वृत्त की कंडीशन भी आएगी, इसलिए मैंने वृत्त वाला जो पोर्शन है वो आपको समझाया है। तो दोबारा से देख लीजिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7 या 3.14। दोनों में से एक वैल्यू आपको सवाल में लेनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेनी पड़ेगी या 3.14 लेनी पड़ेगी। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है। और यहां मैंने आपको एक मजाक समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए, शॉर्ट मेथड समझ लीजिए, नाम दे दिया है भभूत कि त्रिज्या 7 मिले तो क्षेत्रफल 154 है, त्रिज्या अगर 14 मिल रही है तो क्षेत्रफल 616 है। त्रिज्या 7 है तो आपका परिधि जो होगी वो 44 होगी, और अगर त्रिज्या 14 है तो परिधि कितनी होगी? 88 होगी।
जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये चीज दिमाग में रख लेना कि अगर वृत्त का सवाल आ रहा है, क्षेत्रफल मुझे बताना है, तो क्षेत्रफल जो भी होगा वो 11 का गुणज होगा, 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लीजिए दोनों में 154 616 में 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। उसी प्रकार अगर वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है तो मोस्टली जो हमारा आंसर आएगा वो 7 का गुणज होगा। बिल्कुल राम प्रसाद जी, हाफ सर्कल अर्धवृत्त भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी रेशियो में अर्धवृत्त का कोई सवाल नहीं है। वृत्त के हम जब सवाल करेंगे वहां अर्धवृत्त भी आपको बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं कल के होमवर्क पे। कल आपको यह सवाल दिया गया था और सवाल क्या था, किसी समचतुर्भुज यानी रोम्बस की एक साइड जो है उसकी लंबाई है 61 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाइयों का क्या बताइए, योग बताइए। विकर्ण की लंबाई का मुझे योग बताना था। कल आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया गया था। अब बात यह कि आपने इसका उत्तर क्या निकाला, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या आया आप लोगों का, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि कल भी आप लोगों ने इसके उत्तर बताने की चेष्टा करी। यह है हमारा चित्र। अब आप गौर करिए, वो कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 61 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 61 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1320। क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, d1 d2 बराबर 1320 दिया है आपको। विकर्ण यानी कि d1 और d2, इन दोनों का गुणनफल का आधा आपका क्षेत्रफल होता है। वृत्त की परिधि 11 का गुणज, बिल्कुल परिधि भी 11 का गुणज होती है। अब ये दो चीजें मुझे सवाल में मिल रही है और वो मुझसे पूछ रहा है क्या, विकर्णों की लंबाइयों का योग, यानी कि d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे नहीं पता आपने सवाल किस तरीके से किया, कितना आपने इसमें टाइम लगाया, लेकिन कल जब मैंने क्लास ऑफ की थी तो लास्ट में समचतुर्भुज का एक कंसेप्ट आपको सिखाया था। कंसेप्ट क्या था मेरा, उसमें क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज की जो भुजा होती है, समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो होती है जी त्रिभुज का कर्ण, वो होती है जी त्रिभुज का कर्ण। समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो क्या होती है, त्रिभुज का कर्ण होती है। अगर 61 सेंटीमीटर मेरा कर्ण है, 61 सेंटीमीटर मेरा कर्ण है, तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ध्यान से समझना, ये जो दूरी है ये वाली, ये दूरी लंब हो जाएगी और ये दूरी क्या हो जाएगी, आधार। बोलो होगी कि नहीं होगी। ये भी मैंने आपको बताया था कि भुजा समकोण त्रिभुज का कर्ण होती है। और बात करें हम किसकी, लंब की, तो लंब जो होगा वो हो जाएगा d1 का आधा और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा d2 का आधा। तो मुझे पता है समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण है, तो कर्ण आ रहा है मेरे पास कितना, 61। और अगर आपको ट्रिपलेट्स अच्छे से याद हैं तो लंब और आधार 61 का कॉम्बिनेशन बनता है किसके साथ, 11 और 60 के साथ। 61 का कॉम्बिनेशन बनता है 11 और 60 के साथ, यानी लंब होगा 11, आधार होगा 60। लंब आधार 11 और 60 हैं, तो फिर क्या बचा इस सवाल में, मैं कहूंगा कि ये 11 और ये भी 11, ये 60 है और ये भी 60 है। तो मेरा सवाल जो था वो था कि d1 प्लस d2 मुझे बताना था। तो d1 तो हो गया 11 गुणा 2 22, प्लस d2 हो गया मेरे पास 60 गुणा 2 यानी कि 120, और 22 में 120 जोड़ेंगे तो मेरा उत्तर आएगा 142 सेंटीमीटर। मेरा उत्तर कितना आएगा, 142 सेंटीमीटर। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। इतना सवाल मैंने किया है,
लेकिन इस सवाल का उत्तर मैं यही खत्म कर सकता था कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 61 दे रखी है, और मैंने आपको बताया कि समचतुर्भुज जो होता है उसकी भुजा कर्ण होती है। अगर 61 कर्ण है तो 61 का कॉम्बिनेशन बनता है 11 और 60 के साथ, 11 60 61, ये कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बताइए फटाफट, क्लियर है सबका? सर प्लीज रिपीट। चलिए अब रिपीट तो हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से आपका ये सवाल है, बिल्कुल शिखा बेटा मैं रिपीट करूंगा। इस सवाल का उत्तर और चाहिए मुझे। एक समचतुर्भुज की भुजा 41 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी? आप गौर करिए, भुजा आपको दे रखी है 41 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला था, भुजा अगर आपको दे रखी है इट मींस वो कर्ण है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। अगर कर्ण 41 हो रहा है, हाइपोटेनस 41 है, तो परपेंडिकुलर और बेस ये होते हैं 9 और 40, 9 और 40। तो D1 की अगर हम बात करें तो 9 गुणा 2 यानी कि 18 हो जाएगा। बेस की D2 की हम बात करें तो D2 हमारा 40 गुणा 2 यानी कि 80 हो जाएगा, और दोनों का योग करूंगा तो 98 मीटर मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपलेट अगर याद है, ट्रिपलेट्स यदि अगर आपको याद हैं तो फिर आप आराम से इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने बता दिया। एक कमेंट में देख पा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि सर इसको अलग मेथड से भी बताओ, याद नहीं हो तो कैसे निकालें? नीतू जी मैंने ट्रिपलेट बनाना सिखाया है, लेकिन ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये याद नहीं हो तो क्या करें। याद नहीं हो तो फिर आप पढ़ाई करो बंद, आराम से घर में रहो। ये शब्द नहीं सुन सकते हम। वो जो एग्जाम लेगा ना, वो इतना निर्दयी, अत्याचारी, निष्ठुर है कि वो आपकी एक नहीं सुनेगा। उसको तो चाहिए चीजें याद होनी ही चाहिए। आप सोचिए, अभी कल ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है। किसका? फिजिकल एजुकेशन का। किसका रिजल्ट आया है? फिजिकल एजुकेशन का। कितनी बड़ी बात है, केवल एक स्टूडेंट पास हुआ है। सोचो आप क्या रिजल्ट आ रहे हैं राजस्थान में, क्या लेवल हो रहा है एग्जाम का। एक बच्चा पास हुआ है केवल। सर 9 को 2 से गुणा करते हैं। अब मैं सारा बता रहा हूं, कंसेप्ट से भी मैं आपको समझा रहा हूं इस सवाल को। देखो हमारा जो सवाल था, पहले तो ये देखो, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 61 है और इसका क्षेत्रफल 1320 है, विकर्णों की लंबाई का योग मुझे बताना था। तो आप समझो, मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी। अब इधर ध्यान दे लो। मान के चलिए ये एक समचतुर्भुज है, ये एक हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में आप जानते हो कि चारों भुजाएं समान होंगी, और ये हैं जी इसके विकर्ण, ये हैं जी इसके विकर्ण। अब आप थोड़ा सा मेरी बात को समझो, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। मान के चलिए इस समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना इधर, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 5 की, और ये 5 की, 5-5 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं। अब सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो कंडीशंस देखिए, नाम में से दे देता हूं ए बी सी डी, और यहां पॉइंट आ गया मेरा ओ। तो सबसे पहली चीज, क्या ए ओ बी एक त्रिभुज नहीं है क्या? ये देखो आप, ए ओ बी एक क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज भी कौन सा है? समकोण राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जहां ए बी मेरा हो रहा है कर्ण यानी हाइपोटेनस है, ए बी मेरा कर्ण हो रहा है यानी हाइपोटेनस है, और ओ ए ओ बी, ओ ए को मैं बेस बोल सकता हूं यानी कि आधार है, और ओ बी को मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा यानी कि लंब। अब देखो, नॉर्मल सी एक कंडीशन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर कर्ण 5 है
तो लंब और आधार 3 और 4 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। तो लंब 3 है, ये आधार 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। तो आप गौर करो, इस समचतुर्भुज का एक विकर्ण तो आया है 6 का और एक विकर्ण आया है कितने का? 8 का। एक विकर्ण तो 6 का आया और एक विकर्ण आया कितने का? 8 का। और आप कह रहे हो कि सर इसको ट्रिपलेट के बिना बताइए। तो अब आपको पता चलेगा बिना ट्रिपलेट के सवाल कितना खतरनाक सवाल है, और ट्रिपलेट से सवाल सेकंडों में खत्म हो रहा है। अब मुझे इस सवाल में यह चीज समझ में आ रही है कि इसकी भुजा जो है वो 5 है, एक विकर्ण 8 का है, एक विकर्ण किसका है? 6 का। तो हम कहेंगे कि समचतुर्भुज में क्या? भुजा का विकर्ण से संबंध, भुजा का विकर्ण से संबंध कहने का मतलब साइड का डायगोनल से क्या रिलेशन होता है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो वो होता है जी 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज की जो साइड होती है, भुजा होती है, उसका डायगोनल यानी विकर्ण से जो संबंध होता है वो क्या होता है? 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। या दूसरे अर्थों में मैं कहूं, क्या कहूंगा कि समचतुर्भुज यानी रोम्बस, समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा भुजा के वर्ग का, भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है, भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। अब आप इसको सिद्ध कर सकते हो। गौर करो, d1 कितना है? 6, 6 का वर्ग किया जी। d2 कितना है? 8, 8 का वर्ग किया जी, बराबर 4a स्क्वायर। a की अगर हम बात करें तो a बराबर कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। तो गौर करो, 4 गुणा 25 बराबर 36 प्लस 64, तो ये 100 हुआ और ये भी 100 हुआ, दोनों बराबर आ गए। जो आप 10th में करते थे LHS बराबर RHS, और ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई, प्रमेय सिद्ध हो गई। यानी कि जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि फॉर्मूला जो होता है, इनका आपस में जो संबंध होता है वो होता है क्या? 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? अब मेरा जो मूल सवाल है, मेरा जो मूल सवाल है, उस सवाल की अगर मैं बात करूं, उस सवाल की अगर मैं बात करूं तो उस सवाल में मुझे क्या क्या दिया गया है? उस सवाल में मुझे क्या दिया गया है? मुझे भुजा दी गई है 61 सेंटीमीटर की, भुजा 61 की है, तो ये 61 की, ये भी 61 की, ये भी 61 की, और ये भी 61 सेंटीमीटर। इसके अलावा इस सवाल में मुझे केवल और केवल क्या दिए गए थे? केवल और केवल मुझे दिए गए थे क्या? क्षेत्रफल। अब यहां ये विकर्ण जो हैं, विकर्णों के नाम है d1 और d2। ध्यान दे लीजिए, भुजा मुझे 61 सेंटीमीटर दे दी गई है और क्षेत्रफल मुझे दिया गया था 1320, और मुझे फाइंड आउट करना है d1 प्लस d2 क्या होगा। अब ध्यान दे लीजिए, मैं आपको इसको पूरे कंसेप्ट से समझा रहा हूं कि किस प्रकार से सवाल होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल की यदि बात करें, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 d2 बराबर, हमें दिया 1320, तो d1 d2 बराबर आ गया मेरा 2640। इसको समीकरण नंबर 1 समझ लीजिए। नंबर 2 कंडीशन होती है कि 4a स्क्वायर बराबर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 61 का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर आएगा। तो 61 का वर्ग हो गया, 11 का वर्ग 121 हुआ, 25 में 11 36 और 1 37, 3721 को गुणा कीजिए 4 से। देखते जाओ ये सवाल तुम्हारी क्या हालत करेगा। तो ये हो गया जी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 12 12 12 और 2 14, 14,884 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये मुझे प्राप्त हो गया।
अब सवाल में मूल रूप से मुझे ज्ञात क्या करना था, मुझे ज्ञात करना था जी ये d1 प्लस d2, मुझे क्या ज्ञात करना था, d1 प्लस d2। d1 प्लस d2 ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला बनाया d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 d1 d2। बोलो होता है कि नहीं होता है। अब d1 प्लस d2 का स्क्वायर वो कितना आया आपके पास 14,884 प्लस 2 d1 d2 की वैल्यू कितनी आई है 2640। इसको भी 2 से गुणा करोगे तो ये हो गया 5280, ये हो गया 5280। अब दोनों को जोड़ दिया 4 8 और 8 16 10 और 1 11 14 और 5 19 और 1 20 20,164। ये आ रहा है d1 प्लस d2। इसका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आप हटाओगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा और वर्गमूल निकालोगे तो यह आएगा 142। वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 142। एक बार मुझे बताइए कि क्या आप इस प्रकार से सवाल को कर पाओगे, एग्जाम में इस प्रकार से सवाल को कर पाओगे क्या? ये देख लो, ये सारा करना पड़ेगा, ये सारा करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि ट्रिपलेट याद कर लो, ट्रिपलेट याद कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल लेंथी कैलकुलेशन है इसलिए मैंने बताया ही नहीं, मैंने इसका शॉर्टकट कर दिया, शॉर्टकट कर दिया कि मेरा 61 भुजा है, 61 भुजा है मतलब कर्ण है, और कर्ण है तो लंब और आधार, लंब और आधार आएंगे 11 और 60, 11 का दुगना 22 और 60 का दुगना 120, दोनों को जोड़ दीजिए, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। कल मैंने कंसेप्ट समझाया था कि सम चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, विकर्ण का आधा लंब होगा, दूसरे विकर्ण का आधा आधार होगा। अब यहां बात है ट्रिपलेट्स की, तो चलिए आपको ट्रिपलेट्स भी आज हम लिखवा देते हैं क्योंकि वो काम में आने हैं अब आपके। तो ट्रिपलेट्स की बात करें तो पहला ट्रिपलेट्स था 3 4 5, पहला ट्रिपलेट्स था 3 4 5, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 25। इसी प्रकार दूसरा ट्रिपलेट्स मैंने आपको बताया था 5 12 13, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, 26 दूनी 52। अभी जस्ट मैंने बताया है, उनको भी आप याद रख सकते हो कि 9 40 41, 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61। इसके अलावा 12 35 37 जो आपके एग्जाम में मोस्टली काम में आते हैं, 12 35 37 और 16 63 65, 16 63 65, 9 40 41, 11 60, 20 21 29, एक होता है 20 21 29, 20 21 29, और 20 का एक और है 20 99 101, 20 99 101, 20 99 101। इसके अलावा 36 80 89, 36 80 89, 8 15, 8 15 17, 16 34 30 34, ये सब ट्रिपलेट्स हैं। 7 24 25 लिख दिया ना बेटा, नहीं लिखा गया 7 24 25, हाँ 7 24 25 रह गया, 7 24 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको खूब पता है, 3 4 5, 5 12 15, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 15 17 ये इंपॉर्टेंट है, 7 24 25 ये इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग और कर दूं वरना पीडीएफ में ये सब एक साथ मिक्सअप नहीं हो जाए कहीं। इसके अलावा भी ट्रिपलेट्स और मिल सकते हैं, बिल्कुल मैंने सूत्र बताए थे, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि वो, और एक और याद रख लेना जिसको नॉर्मली बच्चा याद नहीं रखता है, 1 1 और √2, ये भी एक ट्रिपलेट्स है, 1 1 और √2। अगर दो भुजाएं यानी लंब और आधार समान होते हैं तो हमेशा हमेशा ट्रिपलेट जो होगा वो क्या बनेगा, 1 1 √2। 9 40 41 मैंने लिख दिया बेटा दुष्यंत, देख लो देख लो, वैसे मोस्टली मैंने सारे लिख ही दिए हैं, बाकी फिर भी कोई रह जाए बाई चांस
तो आप और निकाल सकते हो। इस प्रकार से सारे निकल जाएंगे, इन्हीं से मोस्टली इनमें से आ सकते हैं। सारे में नहीं निकाल सकता, सारे में नहीं लिखा सकता, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि एग्जाम में कौन सा ट्रिपलेट्स देगा। सिंगल नंबर से ट्रिपलेट्स कैसे बनाए, उसके लिए रॉकी भाई पुरानी क्लास देखिए आप, तब चीजें आपके क्लियर होंगी। आई बात समझ में? पुरानी क्लास देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ सवालों को देखेंगे। चलिए अब हमारे आ गए सवाल, किसके सवाल आ चुके हमारे रेशियो वाले। सवाल क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाहर की जो त्रिज्या है वो हमने देखी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मुझे बतानी है। मैंने आपको ऑलरेडी समबाहु त्रिभुज जब पढ़ाया था तब ये चीज सिखाई थी। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें हम बना रहे हैं जी एक वृत्त, इसमें हम बना रहे हैं जी एक वृत्त। एक तो अंतःवृत्त है और एक वृत्त है जी बाह्य। एक कौन सा व्रत है, बाह्य व्रत है ये। तो अब वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब ये बाहर वाला जो व्रत है ये जो त्रिज्या है ये है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है अंदर की त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या मतलब ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये बतानी है जी। और मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने बताया है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भी किसमें, समबाहु त्रिभुज में। उनका रेशियो हमेशा होता है 1:2। कितना होता है, 1:2। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त जो होते हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है 1:2। अगर बाहर की त्रिज्या 8 है तो अंदर की त्रिज्या कितनी होगी, 4 होगी। बाहर की त्रिज्या 8 है तो अंदर की त्रिज्या 4 होगी। बिल्कुल कोमल, शिखा, ममता, नीतू, दिनेश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है 169:196, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपको कभी भी इस प्रकार की कंडीशन मिले तो एक नियम याद रख लेना, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ध्यान दे लीजिए x अनुपात y हो, क्षेत्रफल का अनुपात x अनुपात y हो तो उनकी भुजा या परिमाप का अनुपात, भुजा या परिमाप का अनुपात क्या होगा, √x अनुपात √y होगा। √x अनुपात √y होगा। यानी कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात 169:196 है तो 169 13 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, तो 13:14। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। और इसका अगर अपोजिट आपको मिल जाता है, अपोजिट का मतलब यदि वर्ग की भुजा का अनुपात, वर्ग की भुजा का अनुपात यानी साइड का रेशियो x अनुपात y है, x अनुपात y है, तो ध्यान दे लीजिए, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो होगा x² अनुपात y², x² अनुपात y²। और नंबर 2 कंडीशन है, अगर वो परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, तो वो x अनुपात y ही होगा, परिमाप का अनुपात x अनुपात y होगा। तो यहां क्षेत्रफल का अनुपात दिया 169 और 196, तो निश्चित रूप से इसकी जो साइड होंगी
A1 जो होगी वो 13 होगी और A2 जो होगी वो 14 होगी। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास वर्ग की भुजा का अनुपात x अनुपात y है, भुजा का अनुपात x अनुपात y है, तो परिमाप का अनुपात भी x अनुपात y ही होगा। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात बताइए। विद इन 5 सेकंड में मुझे उत्तर चाहिए। बहुत सिंपल कंडीशन है, फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए। 16:9 है, वो भी किसका? क्षेत्रफल का। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ये आपको मिल रहा है। तो A1 और A2 का जो अनुपात है वो होगा रूट 16 और रूट 9। तो रूट 16 4 हो गया और ये 3 हो गया। जो साइड का अनुपात होता है वही आपका पेरीमीटर का अनुपात होगा। तो P1 P2 भी आपका 4:3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जानदार और जबरदस्त। अगला है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आज सुबह आपको क्या बात समझाई कि रेशियो के जब सवाल आएंगे उसमें कोई पता नहीं है कि सवाल क्या वो आपसे पूछेगा। आपसे वो सवाल जो भी पूछ रहा है उसका फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड क्या है वो आपको देखना है। वो कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण है 5:4, D1 और D2 का रेशो मुझे 5:4 दिया है। अब सवाल क्या क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का क्या बताना है? रेशो मुझे बताना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है किसके साथ? विकर्णों के गुणनफल के साथ। विकर्णों के गुणनफल के साथ बताना है। तो आप गौर करो, क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 D1 D2 और विकर्णों का गुणनफल होगा D1 D2। क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणा D1 D2 और विकर्णों का गुणनफल D1 D2। तो D1 D2 से D2 कट गया, 1:2, 1:2 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। नेहा जी सबके आ रहे कमेंट, आप टेंशन ना लो, लेकिन बात वही है कि आप के आंसर में देख रहा हूं बस कि आप क्या आंसर दे रहे हो और चीजें नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी कैसे आ गया बेटा? सी तो आ गया, सॉरी ये, अच्छा 1:2 लिखा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है, एक समबाहु चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है? समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 80% है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 80% है। ये 100 है तो 100 का 80% 80 होगा। 100 का 80% कितना होगा? 80 तो होगा। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4:5 आ गया D1 और D2। अब सवाल क्या कह रहा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का, डायगोनल के स्क्वायर का कितना गुना है? तो आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल का अनुपात और बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग, ये अनुपात बताना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई D1 D2 और बड़ा विकर्ण कौन सा है? D2 है। तो D2 का आप कर दीजिए होल स्क्वायर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4:5 और 5 का वर्ग, स्क्वायर और लीजिए, ओ सॉरी एक्स और लीजिए, 4x गुणा 5x और यहां 5x का होल स्क्वायर। तो 2 से कट गया जी ये 2 बार। तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर अनुपात 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 5 दूनी 10 पचाम 25, 2:5, 2:5 यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2/5। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोबारा देखिए, समबाहु चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का कितना परसेंट है? 80% है। कितना परसेंट है? 80% है। एक विकर्ण मैंने 100 का मान लिया, 100 का 80% कितना होगा? 100 का 80% कितना होगा? 80 तो होगा। या फिर 100 80% की आप अगर फ्रैक्शन बनाते तो वो बनती 4/5
यानी एक विकर्ण तो आपका 5 का है तो दूसरा विकर्ण 4 का है। वो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, उसका लंबे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना, उससे अनुपात करना है। तो लंबे विकर्ण का वर्ग, क्षेत्रफल हमने निकाला 1/2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5x, और बड़ा विकर्ण 5x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 से 10 कटा 2 बार, 25 कटा 5 बार, रेशो आ गया 2:5। लैंग्वेज कोई भारी नहीं होती, डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस प्रकार से देख रहे हैं। अगला सवाल है, एक वर्ग की भुजा कितनी गुनी कर दी जाए? 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यहां भी आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। यदि किसी समतल आकृति की भुजा को और चूंकि समतल आकृति में भुजा मिलेंगी, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो वृत्त में भुजा नहीं मिलेगी, वृत्त में आपको त्रिज्या मिलेगी, को n गुना किया जाए, n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हमेशा याद रख लीजिए n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या होगा? n स्क्वायर गुना। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रख लेना। कितना गुना हो जाएगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा थी वो थी पहले 1, उसी भुजा को मैंने कर दिया 3 गुना यानी 3। तो सवाल के अनुसार मैं क्या बता रहा हूं, किसी समतल आकृति की भुजा को आप क्या कर रहे हो? n गुना, तो क्षेत्रफल में उसी का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग करोगे 1, और 3 का वर्ग करोगे 9, और 3 का वर्ग करोगे 9। अब सुनो सवाल। तो परिणामी वर्ग मतलब जो परिवर्तन आपने किया उसके बाद, और मूल यानी परिवर्तन से पहले के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो आएगा 9:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं। प्रैक्टिकली कैसे, ध्यान देना आप थोड़ा सा बोर्ड पर, इधर ध्यान। ये एक आयत है जी, ये जो आयत है इसकी लंबाई मैंने ले ली 5, चौड़ाई ले ली मैंने 3। मैंने कहा जी क्षेत्रफल बताओ, तो आपने कहा गुरुजी कौन सी बड़ी बात है, 5 गुणा 3 किया, लो जी क्षेत्रफल आ गया 15। मैंने कहा कि इसकी भुजा 5 की जगह 10 कर दो, ये 3 की जगह 6 कर दो, तो 10 गुणा 6 किया तो क्षेत्रफल आ गया जी 60। और मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा 3 गुणा कर दो, ये 15 हो गई, ये 9 हो गई, तो 15 गुणा 9 किया तो मेरा रिजल्ट आ गया जी 135। अब आप गौर करो, ध्यान दो, पहली बार मेरा क्षेत्रफल आया था 15, दूसरी बार मेरा क्षेत्रफल आया है 60। 15 का ये 4 गुना है, 15 का ये 4 गुना है, जबकि भुजा मैंने कितनी गुना करी है? 2 गुना। भुजा मैंने कितनी गुना करी है? 2 गुना। तीसरी बार में मेरा क्षेत्रफल आया 135, जो 15 का 9 गुना है, जो 15 का कितना गुना है? 9 गुना है। लेकिन अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा मैंने करी है 3 गुना, भुजा मैंने करी है 3 गुना। और ये नियम केवल और केवल आयत पर नहीं, ये सब जगह लगा है। ये है जी एक वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है वो मान के चलिए मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की ले ली, तो आपने कहा कि क्षेत्रफल हो गया सर जी 25। मैंने भुजा 5 की जगह ले ली 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ली तो 10 का वर्ग हो गया जी 100। मैंने भुजा ले ली साहब 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ले ली तो 15 का वर्ग यानी कि 225 हो गया। तो अब यहां खुद आप देख लीजिए, फिर से आप समझ लीजिए, 25 से 100 हुआ है तो 4 गुना हो गया, 25 से 100 हुआ है तो 4 गुना, और 25 से 225 हुआ है तो 9 गुना हो गया। भुजा की अगर हम बात करें तो 5 की जगह 10 करी तो 2 गुना हो करी मैंने, और 5 की जगह जब 15 करी तो मैंने 3 गुना करी। तो
समझ पा रहे होंगे आप कि किस प्रकार से चीजें बदली, किस प्रकार से चीजें बदली। ये एक व्रत है, ये एक व्रत है। इस व्रत की मैंने त्रिज्या ली 7, व्रत की मैंने त्रिज्या ले ली कितनी, 7। त्रिज्या में जब 7 लेता हूं तो मेरा जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 154। त्रिज्या जब मैं 7 लेता हूं तो क्षेत्रफल आता है 154, लेकिन इसी त्रिज्या को अगर मैं 14 कर देता हूं, अगर मैं इसी त्रिज्या को 14 कर देता हूं तो 14 करने पर मेरा क्षेत्रफल हो जाता है 616। त्रिज्या मैंने 2 गुना करी है, त्रिज्या मैंने 2 गुना करी है तो क्षेत्रफल जो है मेरा वो 4 गुना हो गया। क्षेत्रफल मेरा कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको डायरेक्ट ये चीज समझा दी, किसी भी समतल आकृति की भुजा, और नॉर्मली सीधी भुजाओं में तो भुजा होगी, जो आकृति सीधी भुजाओं से बन रही है, सीधी रेखाओं से बन रही है, लेकिन वृत्त में त्रिज्या होती है। तो भुजा या त्रिज्या को अगर आप n गुना करते हो, भुजा या त्रिज्या को आप n गुना करते हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। नीतू मैं कह रहा हूं क्लास पुरानी मैंने जो पढ़ाई है उनमें आप देखना, मैंने सिखाया है ट्रिपलेट निकालना। सर ये ट्रायंगल में भी अप्लाई, ये सब जगह होगा। मैंने आपको शब्द लिख दिया ना समतल आकृति, तो समतल आकृति में त्रिभुज, चतुर्भुज, कोई भी हो, सब में ये नियम लागू होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एक वृत्त है जी और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आपको क्या बताना है जी, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल लेना है जी, बहुत बढ़िया जी, और एक लेना है जी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों का अनुपात बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। और वो कह रहा है वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के बराबर है। वृत्त का व्यास जो है, व्यास जो है वो समबाहु त्रिभुज की क्या है जी, भुजा है। तो कोई बात नहीं, व्यास अगर हम x मान लेते हैं तो भुजा भी क्या हो जाएगी, x। व्यास अगर मैं x मान लेता हूं तो भुजा भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब आप गौर करिए, पाई गुणा आर की अगर मैं बात करूं, ये तो मेरा व्यास आया है, तो आर जो होगी वो होगी x/2। बोलो होगी कि नहीं होगी, बताया है व्यास का आधा त्रिज्या होती है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो x/2 का होल स्क्वायर, इधर हमने देखा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब त्रिभुज की भुजा क्या हुई मेरे पास, x, तो x का होल स्क्वायर। अब जो संख्याएं कट सकती है उन्हें काट दीजिए, पाई गुणा x²/4 √3x²/4। अब बड़े प्रेम से देखो, 4 से 4 गया, x² से x² गया, पाई अनुपात √3, पाई अनुपात √3 अंतिम परिणाम के रूप में बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर आप ये बूस्टर दोगे, दे रहे हो ऐसा इसलिए कट ऑफ बढ़ेगी, बेटा देना पड़ेगा। और हमने तो कह दिया कि 50 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 50 के 50 सही करवा दूंगा, क्योंकि 100% रिजल्ट देने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 45 से 48 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, ये कंफर्म है, इतना मुझे पता है। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, ये रेशो आपका मैं एग्जाम में सही करवा दूंगा। और ये 90 to 96% है, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता। और सवाल भी आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, ये और मजेदारी है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वो कह रहा है जी एक तो आप वर्ग लो, बिल्कुल जी, उसने कहा एक तो ये वर्ग ले लो, बिल्कुल ले लिया हमने वर्ग। और आगे कह रहा है कि एक वर्ग और लो,
एक वर्ग और लो, ये मान के चलो ये ले लिया, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये लो जी, ये कहना चाह रहा है ये कि एक वर्ग जो ले रहे हो आप, ये एक वर्ग है पहला वाला, ये यूं समझो, ठीक है, ये एक वर्ग है और इसके विकर्ण, और इसके क्या विकर्ण, तो आप गौर करोगे ध्यान दोगे तो ये इसका क्या है, विकर्ण है, ये इसका क्या है जी, विकर्ण है। ये इस विकर्ण पर ये दूसरा वर्ग मैंने बना दिया। इनके क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है, इनके क्षेत्रफल का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। ऑलरेडी ये सवाल मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो ये आपको करना क्या है, ये जो विकर्ण है इसको मैं x मान लेता हूं, विकर्ण को मैं क्या मान लेता हूं, x। अब विकर्ण को मैंने x मान लिया, ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। तो आप करो या सोचो, पहले वर्ग का जो विकर्ण है, पहले वर्ग का जो विकर्ण है ना, वो दूसरे वर्ग की भुजा है। पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरे वर्ग की क्या है, भुजा है। इस चीज को आप देख लीजिए, क्लियर आपको दिख रही है। आपको क्षेत्रफल बताना है, आपको क्षेत्रफल बताना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के साथ बताना है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र मान आपको दूसरे वर्ग, तो पहले वर्ग में सूत्र लगाऊंगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, और दूसरे में लगाऊंगा भुजा का स्क्वायर। लिख देता हूं वरना तुम समझ और नहीं पाओगे क्या करा मैंने। 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि पहले वर्ग का विकर्ण है और दूसरे की मेरे पास भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर। अब आप गौर कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1:2। ऑलरेडी ये सवाल मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिपीट हुआ है तो एक बार फिर से। फर्स्ट रैंक RWSA ही होगा, बिल्कुल दुआ तो यही है कि फर्स्ट रैंक RWSA निकले, और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा तुम करोगे। तो कैसा रहा आज का सेशन, एक बार मुझे सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट में बताइए, क्योंकि आज इतना ही सवाल, आपका अगली क्लास का समय हो चुका है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कैसी रही आज की क्लास, चीजें समझ में आई या नहीं आई। रेशियो के कुछ कंसेप्ट, कुछ सवाल मैंने आपको समझाए हैं, उनके अंतर्गत जो थ्योरी आई है वो भी चीज मैंने आपको समझाई है, और बिल्कुल इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से लगातार हम सवालों को करते जाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अब लेंगे हम इजाजत। बहुत अच्छे विद्यार्थी हमें मिल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं कल पुनः कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।